आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत की जुडिशरी को, न्यायपालिका को और जजों को एक अजीब सा रोग लग गया है और वो रोग है राजनीतिक टिप्पणियां करने का, इस तरह के तंज कसने का। उनका काम है कि उनके सामने जो मामला आया है वो कानून और संविधान की नज़र से सही है, गलत है, क्या है, इसकी व्याख्या करना, उसके आधार पर अपना फैसला सुनाना। राजनीतिक टिप्पणियां करना, तंज कसना, ये काम माननीय न्यायाधीशों का नहीं है। ये बात कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग CJI इसकी बात कर चुके हैं कि इससे बचना चाहिए न्यायाधीशों को। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जैसे जैसे इसको रोकने की कोशिश हो रही है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि जज की कुर्सी पर कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई एक्टिविस्ट बैठा हुआ है जो अपने एक्टिविज़म के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से टिप्पणियां कर रहा है। फैसले पर मैं नहीं जाऊंगा, वो कानूनी फैसला है, उसका निचली अदालत का उससे ऊपर फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो इसलिए मैं फैसले की गुणवत्ता पर, क्वालिटी पर या उसकी मंशा पर कोई शक नहीं उठा रहा हूँ। मैं टिप्पणियों की बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले की बात है, बल्कि 6 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल की रात में आकार पटेल, अब उनकी ज़रा पहचान जान लीजिए, वो अपने आपको पत्रकार बताते हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, वो भाजपा RSS के विरोधी हैं, वो मोदी के गुजरात के समय से मोदी हेटर्स में हैं, वो उन लोगों में शामिल हैं जो इस देश के विरोध में और इस देश की छवि को खराब करने में कोई संकोच नहीं करते। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में था कि किस तरह से भारत को मानवाधिकारों के उल्लंघन वाला सबसे खराब देश बताया जाए, पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, उस संस्था के भारत के प्रमुख थे। और जो 2020 में FCRA में चेंज किया, उस कानून में बदलाव किया है केंद्र सरकार ने। FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और उसमें संशोधन करने के बाद सभी जितने NGO जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता था, विदेशों से पैसा मिलता था, उनसे पूछा कि भाई ये जो पैसा आया आपने खर्च कहाँ किया, आप इसका हिसाब दीजिए। जैसे ही हिसाब मांगना शुरू किया, सैकड़ों हजारों की संख्या में NGO जो है अपना बिस्तर गोल करके गायब हो गए। वही हाल एमनेस्टी इंडिया का भी हुआ। एमनेस्टी ने अपना दफ्तर भारत में बंद कर दिया। उन पर और आकार पटेल उसके प्रमुख होने के कारण उन पर आरोप ये है कि जब उनका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, उसके बाद भी ये दूसरे तरीकों से विदेशी पैसा लेते रहे। FCRA का केस है, उसके उल्लंघन का, उसके अलावा कई मामले हैं। 6 अप्रैल की रात में बेंगलुरु एयरपोर्ट से वो अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने गए। वहाँ इमिग्रेशन के लोगों ने बताया कि आपके खिलाफ CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है, आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ बहस की कि क्यों किया है। तो ये एयरपोर्ट पर बैठे लोग, तो एयरपोर्ट के लोग नहीं बता सकते, न सिक्योरिटी के लोग, कि CBI ने क्यों जारी किया है। उसके बाद वो दूसरे दिन जो है कोर्ट गए, वो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में गए। वहाँ जज साहब ने बड़ा अजीब फैसला दिया। उन्होंने एक तो कहा कि वो विदेश जा सकते हैं, और ये जो लुकआउट सर्कुलर है उसको रद्द कर दिया उन्होंने। और इतने तक गनीमत नहीं रही, उन्होंने CBI के वकील से कहा कि ये सर्कुलर अभी रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अदालत ऐसा करती है कि जो फैसला आया है उसके खिलाफ ऊंची अदालत में, ऊपर वाली अदालत में अपील करने का समय न दे। तो CBI को अपील करने का समय नहीं दिया गया, कहा अभी विड्रॉ कीजिए। उसके अलावा ये कहा कि CBI के डायरेक्टर आकार पटेल से माफ़ी मांगे, तो उनको जो घाव लगा है उसकी कुछ भरपाई होगी। अब आप ये सोचिए कि ये बड़ा विचित्र सा फैसला है। ये केवल टिप्पणी तक सीमित नहीं था, ये फैसले का हिस्सा है। CBI डायरेक्टर लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अगर कोई उस अदालत उसको रद्द कर दे तो क्यों माफ़ी मांगेगा। इसके बाद
आकार पटेल का जो है सीना चौड़ा हो गया। दंभ जिसको कहते हैं ना, वो अपने इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो उनके खैरख्वाह हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी ताकत के बल पर उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट किया कोई भी कर सकता है। उसमें टैग किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, कहा कि मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही मिलेंगे, जितनी जल्दी मुझे उम्मीद थी जाने की उससे पहले जा रहा हूँ। तो ये उस फैसले के बूते पर था। और 7 अप्रैल को ये फैसला आया है, और उसी दिन ये शाम को फैसला आया है। सीबीआई को फैसले की जो है रिटन कॉपी मिली भी नहीं थी, और उसके पहले रात में ही आकार पटेल फिर पहुंच गए एयरपोर्ट। अमेरिका की फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए फिर रोक दिया गया। कहा कि अभी सीबीआई का लुकआउट सर्कुलर विड्रॉ नहीं हुआ है। उसके बाद सीबीआई दूसरे दिन यानी 8 अप्रैल को सुबह सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है दिल्ली में, वहाँ गई और वहाँ मामला बताया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ये लुकआउट सर्कुलर अभी रद्द नहीं होगा, और अदालत की इजाज़त के बिना आकार पटेल देश नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए किस तरह से ये लोग नैरेटिव बनाते हैं, आधे सच को किस तरह से पेश करते हैं। और आधा सच मैं मानता हूं कि झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आकार पटेल ने उसके बाद कहना शुरू किया, जैसे ही ये एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का फैसला आया, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि ये पार्टी ऐसी है जो देश में न्यायपालिका को नहीं मानती, डिक्टेटर हैं ये। उनके लोगों ने, उनके साथियों ने कहना प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से मेरा पासपोर्ट रिलीज़ हुआ, अदालत के आदेश से मैं विदेश जा रहा हूं, फिर मुझे क्यों रोका गया, सीबीआई ने किस अधिकार से रोका। अब उन पर एक मामला सूरत की लोअर कोर्ट में चल रहा है, फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में। वहाँ उनका पासपोर्ट इम्पाउंड हुआ था, वहीं से अदालत ने उनको राहत दी, उनका पासपोर्ट जो है रिलीज़ किया और उनको विदेश जाने की इजाज़त दी। सीबीआई ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया है वो उनके खिलाफ जो एफसीआरए का केस है उनके और एमनेस्टी के खिलाफ, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर हुआ है। इसी साल फरवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमनेस्टी की 17 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की है। उसकी जांच चल रही है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी कैसे फॉरेन फंडिंग आ रही थी और वो कहाँ खर्च हो रही थी। तो जो लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था वो इसके लिए, लेकिन बहाना कहा गया, उन्होंने कहा कि ये अदालत की अवमानना है और मैं इसके खिलाफ केस करूँगा, लेकिन उसके बाद से उन्होंने केस किया नहीं, उसकी हिम्मत हुई नहीं। लेकिन आकार पटेल को छोड़िए, ये जो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है सीबीआई को ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, इस तरह का आदेश सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे दे सकते हैं कि वो उनसे माफ़ी मांगे। फिर अब सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसने मजिस्ट्रेट साहब के फैसले को पलट दिया, तो अब कौन माफ़ी मांगेगा? क्या इस तरह से होगा? हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट जाते जाते बहुत बार होता है, पलट जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे, वो बेंच कहेगी कि हाई कोर्ट के जज माफ़ी मांगे? सीबीआई कोई एक्शन लेती है वो कानूनी रूप से सही भी ठहराया जा सकता है, गलत भी, लेकिन इसके लिए जब तक बदनीयती से नहीं किया गया हो, बिना किसी आधार के नहीं किया गया हो, तब तक सीबीआई के खिलाफ ऐसा क्या बोला जाना चाहिए, और क्या ऐसे मामलों में सीबीआई डायरेक्टर को माफ़ी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए? तो ये किस तरह की न्याय व्यवस्था है, कैसी न्याय प्रणाली है? दूसरा मामला देखिए, दूसरा मामला है राणा अयूब का। ये भी अपने को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन दुनिया भर के अखबारों में, सोशल मीडिया पर केवल और केवल भारत विरोध की बातें करती हैं। जो कुछ भी भारत के विरोध में हो सकता है वो सब वो लिखती बोलती है। वो भी विदेश जा रही थी। अब मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। ये सब हर समय जो है साल में कई बार विदेश जाते हैं, और कहाँ से पैसा आता है, कौन लोग फंड करते हैं इनको, इसकी भी जांच होनी चाहिए शायद। अब इनको विदेश जाना था, इनके खिलाफ भी जांच चल रही है घोटाले की। 8 से 10 करोड़ के घोटाले का है। इन्होंने पैसा लिया और उस पैसा दूसरे मद में लिया गया
और उससे अपने पिता के नाम एफडी करा ली, दूसरी एफडी करा ली, वो अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा लिया। ये सब किया इन्होंने, इनके खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए इनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। ये अदालत पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो सुनकर और आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बड़ा घोटाला है नहीं, 8 से 10 करोड़ का घोटाला है, तो इतने छोटे से घोटाले के लिए क्यों रोका जाना चाहिए? इनको विदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, और उनको मिल गई और शायद चली भी गई। इस फैसले से अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर छपी कि पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति 1 रुपये के घपले के लिए 24 साल से जेल में था और उसके मामले की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई। तो ये है हमारे देश की न्याय प्रणाली, ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। कैसे भरोसा जमेगा लोगों का? आप अब देश के किसी कोने में चले जाइए, किसी से भी कहिए कि अदालत में तुम जो है कोई अपील, कोई एप्लीकेशन, कोई मुकदमा, कोई याचिका दायर करो और 24 घंटे 48 घंटे में सुनवाई हो जाएगी। वो कहेगा किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इन पैसे वालों के लिए सब कुछ सहज उपलब्ध है। लाखों करोड़ों केसेस का बैकलॉग है, लेकिन इन बड़े लोगों के लिए अदालत पहुंचना, अदालत से रिलीफ पाना, अदालत से अपने हक में या खिलाफ भी कई बार होता है फैसला आना, उसमें समय नहीं लगता है। इनके लिए समय जो है, इनके लिए तारीख पर तारीख नहीं मिलती है, लेकिन इस देश के आम आदमी के लिए तारीख पर तारीख मिलती है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के फैसले लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था से, न्याय प्रणाली से उठाता है, कमज़ोर करता है। लोगों को लगता है कि न्याय उन्हीं के लिए है जो रसूख वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पहुंच वाले हैं। आम आदमी के लिए जो है न्याय बहुत महंगा है, बहुत देर से मिलने वाला है और अक्सर नहीं मिलता है। तो सवाल ये है कि रोज़ रोज़ पॉलिटिशियंस पर, ब्यूरोक्रेसी पर, समाज के दूसरे वर्गों पर सवाल उठाने वाले न्यायाधीश महोदय क्या अंदर भी झांकेंगे कि न्याय व्यवस्था में क्या हो रहा है, उसमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके बारे में कौन बात करेगा? अगर सरकार बात करती है, कोई भी सरकार हो, तो कहा जाता है कि ये जो है न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए, न्यायपालिका को जो है वो दबाने के लिए हो रहा है, झुकाने के लिए हो रहा है। ये तो न्यायपालिका के अंदर से ही इसकी आवाज़ उठनी चाहिए, इसका काम होना चाहिए। जब जज ही जज नियुक्त करते हैं तो फिर बाकी काम क्यों नहीं? क्यों नहीं इस व्यवस्था को सुधारा जाता? क्यों नहीं जो रसूख वालों को, पैसे वालों को, पहुंच वालों को न्याय जितनी त्वरित गति से मिलता है, उसका 10वां हिस्सा भी अगर, उसका बल्कि 100वां हिस्सा भी अगर आम आदमी को मिले तो उसके मन में न्यायपालिका के प्रति, न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। मुझे नहीं मालूम कि इस स्थिति में कभी सुधार होगा या नहीं। अगर होगा तो कब तक होगा, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।